हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट टेक्निकल वीडियो में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था बेसिकली आप लोगों का टॉर्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बट आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो जेई का सिलेबस है आप लोगों का एसएससी का, उसमें जो लास्ट आप लोगों का टॉपिक रह जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो है आप लोगों का कॉलम्स एंड स्टड्स। ठीक है, व्हाट इज कॉलम्स, व्हाट इज स्टड्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिनको भी जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा कि अगर कोई डाउट है कि आपको और कोई ऐसा सजेशन आप लोगों के साइड से, वो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बताइए। ठीक है, फीडबैक्स कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि सर वीडियो अच्छे हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट प्रॉपर टेक्निकल सेशन पे कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो भी वीडियो को फॉलो थ्रू कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें कि टेक्निकल सेशन के कंटेंट्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ताकि अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है तो वो मैं और अच्छे से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक कॉलम्स एंड स्टड्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, कॉलम कॉलम आप लोगों ने बेसिकली बीम एंड कॉलम ऐसा आप लोगों के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे होती है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। एक वर्ड यहाँ पे जो स्ट्रट्स आप लोगों का दिख रहा है, ये स्ट्रट्स वर्ड्स थोड़ा सा समझने लायक है। ठीक है, क्योंकि इसी स्ट्रट्स के अंदर छुपा हुआ है आप लोगों को क्या, कॉलम। ठीक है, तो स्ट्रट्स का डेफिनेशन अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो स्ट्रट्स क्या होते हैं। स्ट्रट्स आर ए मेंबर और स्ट्रक्चर और बार विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब एक्सियल कंप्रेसिव लोड बोल दिया, लोड आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, कंप्रेसिव लोड क्लियर है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्लियर है। ठीक है, तो किसी भी मेंबर में अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, स्ट्रट्स। ठीक है, बट कॉलम्स क्या होते हैं, तो स्ट्रट्स व्हेन इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कि इफ पोजीशन इज इंक्लाइंड 90 डिग्री, 0 डिग्री, लाइंग एट हॉरिजॉन्टल, ये वर्डिंग्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो हॉरिजॉन्टल से अगर 90 डिग्री इंक्लाइंड कोई आप लोगों का मेंबर है एंड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ओके, देन दैट a member is called as your columns। ठीक है, इसको पिलर भी बोला जाता है, स्टैंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ जाइए, कॉलम इज ए टाइप ऑफ स्ट्रट। ठीक है, आप लोग उसका वाइस वर्सा नहीं बोल सकते, स्ट्रट इज अ कॉलम नहीं बोल सकते। कॉलम इज ए टाइप ऑफ स्ट्रट व्हेन a member or a member of a a member vertical member or a member with 90 degree from the horizontal। ठीक है, तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम्स में पूछ सकता है डिफरेंस क्या होता है। इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये वाला। ठीक है, कि कॉलम्स क्या होते हैं, बीम्स क्या होते हैं, स्टड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। तो स्ट्रट्स एंड कॉलम्स में अगर आप लोग डिफरेंस देखें, strut may have its one or both the ends fixed rigidly or hinged or pinpointed. Column has both the ends fixed rigidly subjected to compressive load। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस क्या है। strut may have been, ये वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा मैं, may have its one or both the ends fixed। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों एंड फिक्स्ड हो तो वो आप लोगों का जरूर दोनों एंड्स फिक्स्ड हो तो वो स्ट्रट होगा। ठीक है, स्ट्रट्स कैन बी कॉल्ड एनी मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, मे हैव इट्स वन एंड फिक्स्ड और बोथ द एंड्स फिक्स्ड और बोथ द एंड मे बी हिंज्ड। ओके, बट कॉलम के लिए क्या क्राइटेरिया है, कॉलम्स हैज बोथ द एंड्स फिक्स्ड रिजिडली, ये वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, फिक्स्ड रिजिडली सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो ये आप लोगों का मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रट्स एंड कॉलम। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने पढ़ लिया कि कॉलम्स क्या है। ठीक है, अब इसकी स्टडी क्यों की जा रही है। हमारा दो क्वेश्चन हमेशा हमारे टेक्निकल टॉपिक का रहता ही है, हाउ वी आर रीडिंग एंड व्हाई वी आर रीडिंग। तो व्हाई वी आर रीडिंग, इसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि व्हाई वी आर रीडिंग इन ऑर्डर टू एनालाइज द फेलियर और इन ऑर्डर टू एनालाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, कि हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो किसी भी टाइप के एक्सियल कंप्रेसिव लोड है उसमें उसके इफेक्ट से कॉलम्स में हमारा क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, उसके एक्शन से कॉलम में क्या क्या रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे, इन्हीं चीजों के स्टडी के लिए हम कॉलम्स एंड स्टड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वाई का आंसर।
हाउ का आंसर आगे हम देखेंगे, ठीक है। हाउ वी आर रीडिंग आगे आएगा आप लोगों का टॉपिक। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्ट्स को। थोड़ा सा माइंड से आप लोग साइड रखिएगा। अब जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ फेलियर, ठीक है। कितने टाइप्स के फेलियर होते हैं हमारे कॉलम्स में। तो फर्स्ट इज बाय प्योर कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेसिव लोड आप लोगों ने देखा ही था जब हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक पढ़ रहे थे कि प्योर कंप्रेशन प्योर टेंसाइल एक्शन कब कहा जाएगा, व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल लोड। ओके, व्हेन इट इज पुल इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल, व्हेन इट इज पुश इट इज कॉल्ड एज योर कंप्रेसिव, ठीक है। बाय सेकंड इज बाय बकलिंग। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, ठीक है। आगे देख लें कि बकलिंग क्या होती है, बकलिंग फिनोमिना क्या होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग कहने का सेंस क्या है, जब बीम पे, ओके सॉरी कॉलम पे आप लोगों का कंप्रेसिव लोड भी अप्लाई हो और उसमें बकलिंग एक्शन भी हो, ठीक है। बकलिंग कहने का सेंस आप लोग फ्रेंड समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज योर कॉलम, ये आप लोगों का कॉलम है और उसमें कोई एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, और यू कैन से कंप्रेसिव लोड अगर हम साइड पे रखते हैं, कंप्रेसिव बकलिंग लोड अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट इज अ टाइप ऑफ लोड दैट विल ट्राई टू ब्रेक द बीम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस, ठीक है। ये जो आप लोगों को कॉलम दिख रहा है ये कुछ इस शेप का आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज योर बकलिंग। ओके, अब टाइप्स ऑफ फेलियर में हमको क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, अगर हम कॉलम्स एंड स्टड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ना है कंप्रेसिव एक्शन या कंप्रेशन के कारण बकलिंग, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंप्रेशन एंड बकलिंग, ये दोनों अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए टॉपिक नंबर 3 ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है आगे हम देखेंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमने टाइप ऑफ फेलियर देख लिया, ठीक है। वाई वी आर रीडिंग की स्टडी अभी हमारी जारी है कि वाई वी आर स्टडिंग, हमने उसका एनालिसिस करना है कि किस तरीके से बीम फेल हो रहा है, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे अब। तो उसमें एक वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा जो शायद अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने नहीं देखा है, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी बीम में, ठीक है, ये जो आप लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा एक कॉज है, ठीक है। तो इसको हम डिजाइन क्राइटेरिया में जरूर लेके चलते हैं कि व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम। ओके, तो वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो वाले टॉपिक में है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो का डेफिनेशन क्या है, इट इज रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स मिनिमम, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आई की वैल्यू आगे कैलकुलेट करेंगे वहां पे जो मिनिमम है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब स्लेंडरनेस रेशियो की आप लोगों की यूनिट क्या होगी, तो देखिए सपोर्टेड लेंथ आप लोगों का एक डायमेंशन हो गया लेंथ टू मिनिमम रेडियस, तो रेडियस की बात आ रही है, रेडियस इज ऑल्सो अ डायमेंशन। ओके, तो ये जो लेंथ है रेडियस है दोनों का आइदर एम आइदर मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा वो क्वांटिटीज होंगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये जो यूनिट मिलेगा आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो का, दैट इज इट हैज नो यूनिट। ओके, इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट इज योर बकलिंग फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज बकलिंग फैक्टर, it is the ratio between the equivalent length of column to minimum radius of gyration, ठीक है। अब बकलिंग फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बकलिंग लोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई तो क्वांटिटी कोई तो हमारे पास ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिससे हम हमारे कॉलम्स को डिफाइन कर पाए। तो ये एक फैक्टर हो जाता है आप लोगों का जिससे आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम्स को हमने किस क्राइटेरिया में रखा है। ओके, तो द रेशियो बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज योर बकलिंग फैक्टर, ठीक है। कॉलम हमारा किस कंडीशन में बकल होगा उसको एक क्वांटिटी दी गई है कॉल्ड एज योर बकलिंग फैक्टर, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स बकलिंग लोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, डेफिनेशन पे याद रखिएगा, शॉर्ट ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम लिमिटिंग लोड, ये रेड अंडरलाइन आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये नोट्स में बनाया है आप लोगों के लिए कि क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ओके, मैक्सिमम लिमिटिंग लोड एट विच द कॉलम टेंड्स टू हैव लेटरल डिस्प्लेसमेंट और टेंड टू बकल इज कॉल्ड बकलिंग और क्रिपलिंग लोड। ठीक है, अब एक नया वर्ड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिपलिंग। ठीक है, तो सेम बकलिंग एंड क्रिपलिंग ये दो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं लोड के लिए। ठीक है, बट कॉलम का जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ बकलिंग फिनोमेना। ओके, बकलिंग क्या होती है फ्रेंड्स, कि जैसे अब मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, इस लीनियर आप लोगों का जो कॉलम है वर्टिकल है। ओके, तो इस वर्टिकल मेंबर में जब ये अपन एक्सिस के अबाउट इसके कोई भी फाइबर्स डिफॉर्म होने स्टार्ट करेंगे, ओके, तो वो फिनोमिना आप लोगों की क्या कहलाती है, बकलिंग। ओके, अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेड में देखिए आप लोग। ठीक है, बकलिंग टेक्स प्लेस एज एक्सिस हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन और लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए जब भी आप लोग बकलिंग एक्शन पढ़ेंगे या कॉलम्स एंड स्टड्स पढ़ेंगे, कि बकलिंग कहाँ पे ऑकर होगी। बकलिंग ऑकर्स एट अ प्लेस वेयर एक्सिस हैविंग द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन और लीस्ट मोमेंट ऑफ एरिया। जहां भी बीम का सॉरी कॉलम का मोमेंट ऑफ एरिया सबसे मिनिमम है, वहीं पे बकलिंग स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, तो बकलिंग लोड हमने पढ़ा। बकलिंग लोड बेसिकली और कहलाता है आप लोगों का क्या, क्रिपलिंग लोड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के इसको अंडरलाइन किया, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन जैसे आप लोगों का एग्जाम से पूछता है, ठीक है, हम थ्योरेटिकल तो पढ़ ही रहे हैं, बट एप्लीकेशन हमारे एग्जाम्स में कैसे आएंगे उन चीजों को भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए मैं बता दूं, वहां पे आइदर बकलिंग लोड बोलेगा या तो क्रिपलिंग लोड बोलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ लोडिंग। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो वाई वी आर रीडिंग के कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ लोड। ठीक है, व्हाट इज सेफ लोड, द लोड विच द कॉलम कैन बियर। तो वो कैसा कहलाता है आप लोगों का, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये वर्ड आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है फ्रेंड्स, मशीन डिजाइन का, ठीक है, बोलना चाहिए जो डिजाइन इंजीनियर्स रहते हैं उनके लिए सबसे प्यारी चीज होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि मशीन को, कोई भी मेंबर को या कोई भी हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी सेफ लोडिंग को डिफाइन करने के लिए ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमको कितना उसको सेफ्टी, किस फैक्टर तक, किस लेवल तक उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर हमारे बकलिंग लोड कांस्टेंट है, ओके, तो सेफ लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा, आप लोगों का सेफ लोड जो है वो डिक्रीज होगा, बट दैट डजंट मीन्स कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम मिनिमम रखें। ठीक है, डिजाइन बोलता है कि मिनिमम रख के एवरेज लेके चलना चाहिए, हाई पे नहीं जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा रखनी पड़ सकती है। ओके, तो सेफ लोड क्या है आप लोगों का, दिस बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, या हम बाकी टाइम्स में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी जान लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम लोड अपॉन द वर्किंग लोड। ओके, या मैक्सिमम लोड अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बट लोड क्राइटेरिया में जनरली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स द क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम। हमने कॉलम क्या है ये जान लिया, क्या क्या लोडिंग होती है हमने वो समझ लिया, किस तरीके से वो डिफॉर्म हो रहा है, कैसे डिफॉर्म हो रहा है। ओके, हमने देखा बकलिंग फिनोमिना है, बकलिंग लोड समझ लिया, सेफ लोड कॉलम का डिजाइन के लिए वो हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आता है कि कितने तरीके से कॉलम हमको स्टडी करनी है हमारे इस टॉपिक में। ठीक है, तो फर्स्ट इज योर शॉर्ट कॉलम, सेकेंड इज योर मीडियम साइज कॉलम, थर्ड वन इज योर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अब इस शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग को हम किस क्राइटेरिया में डिफाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम से बिठा लीजिए। ठीक है, कॉलम्स विच हैव लेंथ लेस देन 8 टाइम्स their respective diameter और slenderness ratio less than 32 आर शॉर्ट कॉलम्स और स्टॉकी स्ट्रट्स। ठीक है, ये चीज, ये आप लोग को मैं नया वर्ड देखेंगे, स्टॉकी स्ट्रट्स। ठीक है, कभी कभी इनडायरेक्टली अगर पूछना चाहते हैं तो स्टॉकी स्ट्रट्स क्या होते हैं, तो स्टॉकी स्ट्रट्स आर बेसिकली और शॉर्ट कॉलम्स। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या दे दिया शॉर्ट कॉलम्स का, L/D, ये है आप लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, तो सॉरी, L/D is the length to the dia ratio, तो length to dia if
दिस रेशियो इज लेस देन 8 तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो के कॉन्सेप्ट में अगर हम समझे तो दिस एज स्लेंडरनेस रेशियो इफ इट इज लेस देन 32, ठीक है। अनसपोर्टेड लाइन टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप लोगों का लेस देन 32 है तो उस केस में वो कहलाएगा आप लोगों का शॉर्ट कॉलम, ठीक है। ये क्यों याद रखना है, यही शॉर्ट क्वेश्चन उठ सकता है कि शॉर्ट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, इक्वल टू 32, ग्रेटर देन 32, लेस देन 32, लेस देन 40, कुछ भी दे सकता है। आप लोगों का आंसर है लेस देन 32, ठीक है। सेकेंड इज एज्यूम दैट दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। तो यही मान के हमने इस क्राइटेरिया को डिफाइन किया है। Second is your medium size column. The column which have their length greater than 8 times but less than 30 times. ठीक है। ये जो फ्रेंड देखेंगे आप लोग दिस L by D SR, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस L by D SR। यही तीन क्राइटेरिया अगर आप लोग याद रखते हैं दिमाग में तो तीनों कॉलम्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो L by D रेशियो के हिसाब से हमने कैसे कॉलम्स को डिफाइन किया है, ठीक है। So if the L by D ratio is greater than 8 but less than 30, okay, and the slenderness ratio is greater than 32 but less than 120, तो वो कहलाएगा आप लोगों को क्या मीडियम साइज कॉलम, ओके। एंड थर्ड इज योर लॉन्ग कॉलम, when the L by D ratio greater than 30, SR less than slenderness ratio greater than 120, ठीक है। अब देखिएगा तीन चीजें, आप इसको दिमाग में आप लोगों को बैठा देता हूँ। तीन फैक्टर है, SR 32, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो देन 120। ये दो आप लोग देख लीजिए, लेस देन 32 शॉर्ट कॉलम, 32 टू 120 मीडियम कॉलम, ग्रेटर देन 120 लॉन्ग कॉलम, ठीक है। L by D less than 32 short column, L by D less than 8 is short column, 8 to 30 is your medium column and greater than 30 is your long column, ठीक है। दो क्राइटेरिया से आप लोगों को तीनों टाइप्स ऑफ कॉलम्स को याद रखना है, क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो का डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में पूछा है, ओके। स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने भी पूछता है, वो मैं आके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप लोगों को बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। अब हमने देख लिया टाइप्स ऑफ कॉलम देख लिया, बकलिंग वकलिंग देख ली, लोडिंग देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए हमारे कॉलम्स की। तो द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ते टाइम ही मैंने बताया था कि बहुत बड़ा फैक्टर है आप लोगों का डिजाइन में, ठीक है। डिजाइनर्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग ऑफ द कॉलम, ठीक है। एंड दिस स्लेंडरनेस रेशियो, the strength depends on the slenderness ratio, ठीक है। strength also depends on end conditions, end conditions हम आगे देखेंगे, ठीक है। also slenderness ratio is increased, the compressive strength is decreased and buckling tendency increased। ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग समझिए, ठीक है। as slenderness ratio is increased, slenderness ratio होता क्या है, unsupported line to the minimum radius of gyration, ठीक है। तो अपने हमने ये समझना है कि ये कैसे इंक्रीज होगा, तो क्या क्या फैक्टर में हो रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड बकलिंग टेंडेंसी इंक्रीज। बकलिंग फैक्टर का क्या था कंडीशन, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बकलिंग के लिए इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो बकलिंग लोड जो है, बकलिंग फिनोमिना क्या बोल रहा है इस कंडीशन में कि योर बकलिंग टेंडेंसी इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे ही स्लेंडरनेस रेशियो प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट है, लेंथ इंक्रीज होने से बकलिंग टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। ये कंडीशन दिमाग में आ गया आप लोगों का। सेकंड बोल रहा है आप लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉडी जल्दी बकल कर रही है, दैट मीन स्ट्रेंथ अल्टीमेटली आप लोगों का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो का भी आपके कॉलम्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलम आप लोगों को किस पर्पस के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है आप लोगों का एंड कंडीशंस। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए, क्रिटिकल क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए ये एंड कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना है। वी हैव द एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉलम, ठीक है। कौन कौन से एंड कंडीशंस हैं अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कंसिडर दिस एज योर कॉलम, ठीक है। और यहाँ से आप लोग बकलिंग फिनोमिना को थोड़ा सा समझ लीजिए।
यही फिनोमिना आप लोगों की क्या कहलाएगी, बकलिंग। ठीक है, दिस इज द एक्सियल, ठीक है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉलम। वेन एवर अ कंप्रेसिव लोड और लोड इज अप्लाइड ऑन द कॉलम, ठीक है, हर जगह कंप्रेसिव बोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम कॉलम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली विल बी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, अब बकलिंग आप लोगों को फिनोमिना होगी। तो क्या होता है, कॉलम जो है कुछ इस कंडीशन पे, ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन पे जो है हमारा कॉलम जो है वो डिफॉर्म होगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज योर बकलिंग। ठीक है, तो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड, ओके, या द टोटल अमाउंट ऑफ लोड दैट अ कॉलम कैन बियर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार अलग अलग एंड कंडीशंस हैं कॉलम्स के। ठीक है, क्या क्या एंड कंडीशंस है अगर हम देखें तो, द फर्स्ट इज योर बोथ एंड्स पिन जॉइंटेड, हिंज्ड और फ्री राउंडेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंड ऑफ द कॉलम इस पोजीशन पे, और ये जो रेड आपको नीचे डॉट दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों का जो कॉलम है वो हिंज्ड है, ठीक है, या पिन पॉइंटेड है। ओके, तो उस कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, इसी कॉलम पे लेंथ आप लोगों का एल आप लोगों का कहलाता है द ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट लेंथ। ओके, या वाइस वर्सा आप लोग बोले कि इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। ठीक है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री में क्या होगा फ्रेंड, जो बकलिंग है, बकलिंग कर्व अगर आप लोग देखते हैं तो किस हिसाब से डिफाइन हो रहा है, लोड आप लोगों की लगी है, एप्लीकेशन ऑफ लोड, द बीम इज डिफॉर्मिंग इन दिस कंडीशन। ठीक है, और ये किस तरीके से बनेगा, तो एक तरह का आप लोगों का ये बो की तरह बन जाएगा इस कंडीशन में। ओके, तो फॉर दिस कंडीशन द इक्विवेलेंट लेंथ इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, थर्ड इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। ठीक है, अब ये क्या कंडीशन है, वन ऑफ द एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड। उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एंड टू एंड पे बॉडी जो हमारा कॉलम था वो वहीं पे एज इट इज फिक्स था, बट जैसे ही हमने उसके एंड को फ्री किया तो वो किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है, ये जो आप लोग कॉलम नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस कंडीशन में आप लोगों का डिफॉर्म हुआ। बट जब बात आती है फ्रेंड्स कि एक साइड अगर हमारा फिक्स्ड है, अदर एंड हिंज्ड है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, ये जो पोर्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों का रिजिड रहेगा या डिफॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। बट जो हिंज्ड एंड है, ओके, ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, इस लोड अगर इस एंड पे अगर हम लोड लगाते हैं तो ये एज इट इज इस पर्टिकुलर पोर्शन में बकल होगा, और वो लेंथ हमारा क्या होगा, जो बकलिंग होगी जिस पर्टिकुलर लेंथ पे, दैट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन √2। ओके, √2 1.414 वैल्यू। ठीक है, या √2 आप लोग याद रख लीजिए। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट लेंथ फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। ओके, नेक्स्ट इज वन बोथ द एंड्स फिक्स्ड। एक एक हमने देखा, फर्स्ट कंडीशन में बोथ एंड हिंज्ड, सेकंड कंडीशन वन एंड फ्री अदर एंड फिक्स्ड, थर्ड कंडीशन में वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड, नाउ द लास्ट कंडीशन है बोथ एंड फिक्स्ड। इस कंडीशन में फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, ये जो दो फिगर आप लोग देखेंगे, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। थर्ड वन में क्या था, जो एंड फिक्स था उस पर्टिकुलर लेंथ तक आप लोगों को डिफॉर्मेशन, कोई बकलिंग नहीं दिख रही थी। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, the body will or the column will not buckle, but it will buckle from the center. Okay, तो वो लेंथ बकलिंग लेंथ हमारी इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी, दिस इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल्स टू L/2 और हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये इक्विवेलेंट लेंथ फ्रेंड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हर बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिजाइन क्राइटेरिया पूछेगा, या रेशियो ऑफ लोड व्हेन किसी भी दो कॉलम का कंडीशन दे देगा आप लोगों को कि इस कंडीशन द कॉलम इज इन फर्स्ट कंडीशन, कॉलम इज इन सेकंड कंडीशन, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड। ठीक है, हमेशा पूछता है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, नाउ अब बात आती है, अभी तक हम इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे थे, इफेक्टिव लेंथ है क्या वो समझिए। द डिस्टेंस बिटवीन the adjacent point of inflection is called equivalent length or effective length or simple column length. ठीक है, adjacent point of inflection, that means inflection से समझ लीजिए आप लोग कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक हमारा इन्फ्लेक्ट या डिफॉर्म हो रही है, कहाँ से कहाँ तक बकल हो रही है।
ठीक है। तो बकल कहां से कहां तक हो रही है? फर्स्ट केस में फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड टू एंड पे होगा। सेकेंड कंडीशन में ये जो लेंथ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे होगा, तो ये कितना है? L इज इक्वल्स टू 1/√2। ओके। थर्ड फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन में देखेंगे तो दिस इज योर L इज इक्वल्स टू L/2। तो जैसे आप लोग तीनों चारों कंडीशन देखेंगे और यही चीज आप लोगों से क्वेश्चन में आइदर कंपैरिजन ऑफ लोड्स पूछ सकता है चारों कंडीशन के लिए बीम्स का, कॉलम्स का, या इफेक्टिव लेंथ के कंडीशन पूछ सकता है अलग अलग आप लोग को कॉलम्स देके, या मैच द कॉलम में ये तो क्वेश्चन पूछता ही है। ओके। अब आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया कि वाई वी आर रीडिंग। हम क्यों रीड कर रहे हैं? हम अलग अलग कॉलम्स की स्टडी करना चाहते हैं, क्या क्या लोडिंग होती है, किस तरीके से लोड के बेसिस में हमारा बीम डिफॉर्म होता है, वो सब चीजें हमने पढ़ ली। ओके। बट अब हम ये देखना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो भी बीम है, ओके सॉरी कॉलम्स है, कॉलम्स हमारा किस थ्योरी पे वर्क करता है। ठीक है। So second question, how we are reading? So starts from here कि how we are reading. So we are reading with a theory called as the Euler's theory. ठीक है। साइड में देखिए फ्रेंड्स एक चीज लिखी हुई है लॉन्ग कॉलम। ठीक है। अब ये लॉन्ग कॉलम क्यों लिखा है? बिकॉज दिस यूलर्स थ्योरी was defined for a long column और it is applicable for a long column। ऑब्जेक्टिव्स का ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि यूलर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है। ओके। तो हम स्टडी करते हैं तो हमने हमेशा देखा है फ्रेंड्स कि जो भी थ्योरी हमने, जो भी डेरिवेशन, जो भी इक्वेशन डिराइव किया है उसके लिए कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो यूलर थ्योरी के लिए हमने क्या क्या एज्यूम कर रखा है? कॉलम इज स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन आप लोग समझ चुके हैं अभी तक लीनियर लेटरल के बारे में। क्रॉस सेक्शनल वाले को हम लेटरल डायमेंशन में कंसिडर करते हैं। तो वो डायमेंशन आप लोगों का यूनिफॉर्म रहेगा। कंप्रेसिव लोड इज एक्सियल एंड इफ पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ कॉलम सेक्शन। ठीक है। क्या कहने का सेंस है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये अगर आप लोगों का एक्सिस है, लीनियर एक्सिस है कॉलम का, तो आप लोगों का जो कंप्रेसिव लोड है इस एक्सिस से ही पार होगा। ओके। सेकंड अजम्पशन ये था हमारा। थर्ड इज द मटेरियल ऑफ कॉलम इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। ये वर्ड हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को बताया भी था जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे, जब हमने टॉर्शन इक्वेशन डिराइव किया था। ठीक है। जब हमने जो प्रेशर वेसल्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ता उसमें भी हमने देखा था। तो होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक कहने का सेंस है, होमोजेनस मींस मटेरियल मेड ऑफ सेम केमिकल कंपोजिशन आप लोग बोल लीजिए। आइसोट्रोपिक की जो इलास्टिक कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है। पिन जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस एंड फिक्स्ड जॉइंट्स आर रिजिड। ठीक है। पिन जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस, फिक्स्ड जॉइंट्स आर रिजिड। इसके कहने का सेंस ये है फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों का जनरेट नहीं होगा अगर उस एंड पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो कॉलम्स है उस पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ कॉलम इटसेल्फ इज नेग्लेक्टेड। हम देखेंगे, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम कॉलम के वेट को नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। द कॉलम फेल्स बाय बकलिंग अलोन। यूलर क्राइटेरिया याद रखिएगा, यूलर थ्योरी किस पे वर्क करती है? तो यूर बकलिंग अलोन। ठीक है। बकलिंग फिनोमिना, बकलिंग लोड ही हम कैलकुलेट करेंगे यूलर थ्योरी से। ठीक है। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि जो आप लोगों की लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स अप टू इलास्टिक लिमिट ही हमको ये सोच के चलना है कि अवर कॉलम विल बी बिहेविंग अप टू द द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का मटेरियल के लिए हमने देखा था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है कि इट विल फॉलो अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। अब ये हमारा assumption हो गया। assumption के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप लोग देख सकते हैं। क्या है ये? convexity towards center line of column will be taken as positive bending moment. Okay. Sorry. हाँ, convexity towards center line of a column will be taken as positive. Concavity towards central line of the column will be taken as negative. ठीक है। कॉन्वेक्स कॉन्केव का प्रिंसिपल आप लोगों को पता है, बीम्स में भी हमने देखा था कि कॉन्केविटी कॉन्वेक्स कैसे बनते हैं। ठीक है। तो अगर इफ इट इज टुवर्ड्स द सेंटर लाइन तो इट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, और कन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी टुवर्ड्स द सेंटर लाइन देन इट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। ओके। तो अब फ्रेंड्स एजम्पशंस आपने देख लिया, अब मुद्दा आता है कि हाउ वी आर डिराइविंग द
फॉर्मूला और हाउ वी आर डिराइविंग द यूलर्स थ्योरी। ओके, तो यूलर्स फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहला हमारा अजम्पशन था मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। सेकंड था हमारा कि लेटरल डायमेंशन यूनिफॉर्म रहेंगे। थर्ड था इट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन कई बार पूछा है। यूलर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर विच काइंड ऑफ कॉलम, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ऐसा करके ऑप्शन दिया है। ठीक है, आंसर इज फॉर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, मे बी शायद इस बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाए आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट इज जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ये कैसा आया, ये बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। द यूलर फॉर्मूला इज गिवन बाय पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर। ठीक है, तो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर जब हम देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला में क्या है, दिस ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज आई, आई इज द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इस लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास क्या होता है, दिस आई इज गिवन बाय m k square where m is the mass of the body and k is the least radius of gyration। जो अभी तक हम मिनिमम या लीस्ट रेडियस ऑफ gyration पढ़ रहे थे वो वही चीज है। ठीक है, तो दिस पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई स्क्वायर हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, व्हाट इज दिस p, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं द यूलर्स लोड या क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, किसी भी से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूलर लोड कैलकुलेट करो, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझ के जाइएगा कि दो सभी चारों चीजें, यूलर्स लोड, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, ओके, या क्रिटिकल लोड, चारों सेम है। ठीक है, व्हाट इज दिस एल ई, इफेक्टिव लेंथ, जो भी हमने आपके पिछले जो स्लाइड्स में देखा था कि एल ई क्या है, आप लोगों का इक्विवेलेंट या इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट और कॉलम आप लोग बोल लीजिए। ठीक है, अच्छा, हम फॉर्मूला देख ले, अजम्पशन देख ले, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन एप्लीकेबल ऑन आइडल स्ट्रट्स ओनली, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लोड में भी एक्सियल ओनली। ठीक है, हम एक्सियल लोड का कॉन्सेप्ट कंसिडर करके चले थे। सेकंड इज इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेस की बात जब आती है, जब कोई भी आप लोग का इसेंट्रिक लोडिंग का कंडीशन है, वहां पे बेंडिंग भी आएगा, तो उस बेंडिंग स्ट्रेस को हम कंसिडर करते हुए नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यूलर्स लोड में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। थर्ड इसका लिमिटेशन जो आप लोग को यहाँ ऐड नहीं है बट ये भी ऐड कर दूं, ये हमारा सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट कॉलम्स। ठीक है, अब आता है हमारा कि लॉन्ग कॉलम के लिए तो एप्लीकेबल हो गया, बट हमको तो शॉर्ट और मीडियम भी तो डिफाइन करने हैं, मीडियम का भी तो कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रैनकाइन्स हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हाट इज दिस रैनकाइन हाइपोथेसिस फ्रेंड्स, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉलम्स। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑलराउंडर। यूलर तो था लॉन्ग के लिए बट रैनकाइन हमारे पूरे तीनों कॉलम्स के लिए। ठीक है, this hypothesis is designed to link these two known results। अब ये क्या known results है, this two known results का कहने का मतलब ये है, रैनकाइन, पहले देखिए यूलर ने अपनी थ्योरी में ये बोला कि इट इज फॉर लॉन्ग कॉलम, और हम क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड आप लोग बोल लीजिए, उसको कंसिडर करते हुए चलते हैं। बट रैनकाइन ने उसके बाद एक थ्योरी लेके आई, वो बोलता है कि मेरे फॉर्मूला, मेरी थ्योरी सभी कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज this hypothesis is designed to link these two known results। two known results means एक होता है आप लोगों का जो नॉर्मल क्रिपलिंग लोड, और दूसरा होता है आप लोगों का जो हम यूलर्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं वो लोड। ठीक है, और दूसरा आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस का कंपोनेंट है, जो बेसिकली यूलर का आप लोगों का लिमिटेशंस था, उन दोनों को कंसिडर करते हुए इसने चला, और इसने बेसिकली डिफाइन कर दिया कि रैनकाइन हाइपोथेसिस के बेसिस पे व्हाट वी आर गेटिंग, रैनकाइन हाइपोथेसिस इज 1 by p और 1 upon p रैनकाइन बोल लीजिए आप लोग, दिस इज इक्वल्स टू 1 upon p, ओके, पी सी, पी कंप्रेसिव प्लस 1 upon p यूलर। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस का कंपोनेंट आ गया, डायरेक्ट लोडिंग आ गई, और यहाँ पे यूलर लोडिंग आ गई। तो जब फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि P रैनकाइन, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा सी बाई ए। यहाँ पे सिग्मा सी क्या है, आप लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस का कंपोनेंट है, प्लस ए एल ई बाई के होल स्क्वायर। ठीक है, ए आ गया आप लोगों का, जो ए है दिस सिग्मा सी अपन पाई स्क्वायर ई। ओके, नेक्स्ट आता है दिस मींस ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, रैनकाइन हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप लोगों को रैनकाइन लोड निकल गया, और दिस विल बी योर, इसके बेसिस पे जो आप लोगों को स्ट्रेस जनरेट होगा वो आप लोगों का हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि लॉन्ग कॉलम हमने स्टडी किया। लॉन्ग कॉलम में क्या था, यूलर थ्योरी थी। बट बाकी कॉलम्स के लिए क्या, तो रैनकाइन ने एक ऑलराउंडर थ्योरी लेके आ गई तीनों कॉलम्स के लिए, जिसमें उसने डायरेक्ट स्ट्रेस को भी कंसिडर किया और यूलर स्ट्रेस को भी, या क्रिपलिंग लोड बकलिंग लोड को भी कंसिडर किया। ठीक है, तो पूछता है कि विच इज मोर इफेक्टिव फॉर ऑल द कॉलम्स। तो पी रैनकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलम और इट इज इफेक्टिव फॉर ऑल द कॉलम्स। एंड फॉर लॉन्ग कॉलम्स कॉल है तो यूलर थ्योरी है। ओके। तो फ्रेंड्स, रेनकाइन थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होगा आप लोगों के लिए तीनों कॉलम्स के लिए। यूलर थ्योरी एप्लीकेबल होगा लॉन्ग कॉलम्स के लिए। ये चीज क्वेश्चंस में पूछता है, कंपैरिजन पूछता है। ओके। और कंपोनेंट आप लोग देखेंगे कि लिमिटेशंस आप लोग देख लीजिएगा। लिमिटेशंस आप लोगों के यूलर्स लोड के क्या थे, डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं था वहां पे, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था। रेनकाइन थ्योरी में हमने दोनों को कंसिडर किया। ठीक है। तो अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आप लोगों के कौन कौन सा आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है इफेक्टिव लेंथ का क्वेश्चन, बेसिकली हर बार आता है। ठीक है। सेकंड इज यूलर्स लोडिंग का कंपैरिजन डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है। थर्ड इज क्रिपलिंग लोड या यूलर लोड से रिलेटेड जो थ्योरी है, जो उसके assumptions हैं या जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो आप लोगों से पूछ सकता है। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमारे यूलर लोड या जो क्रेनकाई लोडिंग है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का ये हो जाएगा कि इफेक्टिव लेंथ का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्जाम से पूछा जाता है सेम वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों का आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉलम्स एंड स्टड्स। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।